तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है मानव वृद्धि एवं विकास। इस पहली स्लाइड से हम मानव वृद्धि और विकास की जो पूरी यात्रा है उसे एक नज़र में समझेंगे। हाँ, इस स्लाइड एक तरह से हमारे पूरे चैप्टर का आप कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू है। बिल्कुल। स्क्रीन पर जो एक खूबसूरत इमेज है उसे ध्यान से देखो। यहाँ एक बीज से लेकर एक पूरे विकसित पेड़ तक की यात्रा दिखाई गई है। और ये यात्रा असल में इंसान की जिंदगी के सफर को ही दर्शाती है। इस यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, है ना? जैसे बीज यानी कि हमारी शुरुआत। बिल्कुल। फिर आता है भ्रूण, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। उसके बाद शिशु मतलब इन्फेंसी। फिर बालक यानी चाइल्डहुड और अंत में एक पूर्ण विकसित मानव जिसे हम अडल्टहुड कहते हैं। और एक चीज पर ध्यान देना, ये जो विकास है ये एक सीधी रेखा में नहीं होता। हाँ, ये वेवी लाइन यही दिखा रही है कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एकदम सही। अब जरा नीचे देखो, दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स दिखाए गए हैं। एक है आनुवंशिकता यानी प्रकृति, और दूसरा है वातावरण यानी पोषण। यही दोनों मिलकर हमारे विकास को आकार देते हैं। और इसी को हम मनोविज्ञान की सबसे प्रसिद्ध बहस कहते हैं, प्रकृति बनाम पोषण या नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, तो ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ आ गया। तो चलो अब इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए। अच्छा, तो इस पेज का मेन फोकस है वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच के सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों शब्द लगते तो एक जैसे हैं पर हैं बहुत अलग। तो पहले लेफ्ट साइड में भ्रांति यानी मिसकंसेप्शन को देखते हैं। यहाँ एक बार चार्ट है जो मात्रा क्वांटिटी को समय के साथ बढ़ते हुए दिखा रहा है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी देश की जीडीपी 1 अरब से 2 अरब हो गई। तो ये है वृद्धि जिसे हम नाप सकते हैं, जो सिर्फ नंबर्स में बढ़ती है। एकदम। अब राइट साइड में वास्तविकता देखो। यहाँ एक खुशहाल समाज है, लोग हैं, घर है, सोलर पैनल लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये विकास है। इसमें जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होता है। जैसे समाज में गरीबी कम होना या लोगों का जीवन स्तर सुधरना। और सबसे जरूरी है नीचे दिया गया मूल मंत्र, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मौजूदा सुविधाओं में सकारात्मक बदलाव न हो। मतलब सिर्फ नंबर्स का बढ़ना काफी नहीं है, असली जिंदगी में बेहतरी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जब ये मूल अंतर समझ आ गया है तो चलो अगले पेज पर इनकी औपचारिक परिभाषा मतलब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में हम वृद्धि और विकास की सटीक परिभाषा और उनका असली मतलब समझेंगे। ये एक तरह से हमारे चैप्टर की नींव के पत्थर है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड में वृद्धि को देखो, ये शारीरिक आकार, वजन और लंबाई में बढ़ोतरी है। और ये कोशिकीय मतलब सेल्यूलर लेवल पर होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक निश्चित समय तक ही चलती है, मतलब परिपक्वता या मैच्योरिटी तक। एकदम सही। एक उम्र के बाद हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। अब राइट साइड में विकास को देखो, ये एक संपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन है, एक होलिस्टिक क्वालिटेटिव चेंज। इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक मतलब फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सभी पहलू शामिल हैं। और ये गर्भ से कब्र तक मतलब वोम टू टूम तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती। यहाँ दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहली हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। और दूसरी क्रो एंड क्रो के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को वातावरण में समायोजित होने में सहायता करती है। ठीक है, परिभाषाएं तो क्लियर हो गईं। अब अगले पेज पर टेबल की मदद से इनके बीच के मुख्य अंतरों को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे चीजें जल्दी याद होती हैं। तो इस पेज का उद्देश्य एक टेबल के माध्यम से वृद्धि और विकास के बीच के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना है। और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो टेबल पर ध्यान देते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है प्रकृति यानी नेचर। ग्रोथ मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, जैसे हाइट बढ़ना। और डेवलपमेंट गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है, जैसे किसी की समझ का बढ़ना। दूसरा पॉइंट समय सीमा यानी ड्यूरेशन। ग्रोथ किशोरावस्था मतलब एडोलेसेंस तक ही सीमित है, जबकि डेवलपमेंट जीवन पर्यंत मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है। बिल्कुल। अब है क्षेत्र यानी स्कोप। ग्रोथ का क्षेत्र संकुचित नैरो है, ये केवल शारीरिक होती है। और डेवलपमेंट का क्षेत्र व्यापक मतलब ब्रॉड है,
इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब कुछ आ जाता है। अगला पॉइंट है मापन यानी मेजरमेंट। ग्रोथ को मापा जा सकता है किलोग्राम में, सेंटीमीटर में। लेकिन डेवलपमेंट को सीधे मापा नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव या ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब ये आखिरी पॉइंट, संबद्धता मतलब रिलेशन, ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। वृद्धि विकास के बिना हो सकती है, जैसे मोटापा बढ़ना, ये ग्रोथ तो है पर डेवलपमेंट नहीं। और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे उम्र के साथ शरीर तो नहीं बढ़ता, पर अनुभव और ज्ञान बढ़ता रहता है। एकदम सही कहा। इन अंतरों को समझने के बाद अब ये जानना जरूरी है कि विकास किन नियमों पर काम करता है। चलो अगले पेज पर विकास के सिद्धांत देखते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में हम विकास के उन सार्वभौमिक सिद्धांतों, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को जानेंगे जो हर इंसान पर लागू होते हैं। ये सिद्धांत बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये बताते हैं कि विकास रैंडम नहीं होता, इसका एक पैटर्न है। सबसे पहले इमेज को देखो। इसमें विकास की 2 दिशाएं, डायरेक्शंस बताई गई हैं। पहला है शीर्ष पुच्छ क्रम, जिसे अंग्रेजी में सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। सेफेलोकॉर्डल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है विकास सिर से पैर की ओर होता है। आप देखिए, बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और फिर चलना। अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे। बिल्कुल। और दूसरा है निकट दूरस्थ क्रम, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। बच्चे का पहले रीढ़ की हड्डी पर कंट्रोल आता है, फिर भुजाओं पर और फिर आखिर में उंगलियों पर। वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। अब दूसरे सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, मतलब विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। दूसरा वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के विकास की गति अलग होती है, कोई जल्दी चलता है, कोई देर से। बिल्कुल, इसीलिए बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बच्चा पहले किसी चीज को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, बाद में सिर्फ उंगलियों का। और आखिरी है परस्पर संबंधता, इंटर रिलेशन, मतलब विकास के सभी पक्ष जैसे शारीरिक और मानसिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एकदम। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। तो ये थे विकास के नियम। पर विकास होता किन चीजों से है? चलो अगले पेज पर इसके निर्माताओं से मिलते हैं। हाँ, मतलब वही नेचर और नर्चर वाली बात। बिल्कुल। ये पेज हमें विकास के 2 सबसे बड़े फैक्टर्स, आनुवंशिकता नेचर और वातावरण नर्चर के बारे में बताएगा। इमेज में एक तराजू बनाएं जो बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझाता है। हाँ, एक तरफ है आनुवंशिकता नेचर, वो चीजें जो हमें अपने माता पिता से मिलती हैं, जैसे डीएनए, आंखों का रंग। इसके समर्थक थे गॉल्टन और मेंडर, जो मानते थे कि हमारी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं। और तराजू की दूसरी तरफ है वातावरण नर्चर, हमारा स्कूल, घर, समाज, हमारा पोषण। इसके सबसे प्रबल समर्थक थे वॉटसन, जिनका मशहूर कथन था, मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। लेकिन आज हम जानते हैं कि सच इन दोनों के बीच में है। बिल्कुल। बीच में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरनमेंट इनटू टाइम। यहां आनुवंशिकता को आधार माना गया है। विकास इन दोनों की देन है, किसी एक की नहीं। इसे समझने के लिए राइट साइड में केलॉग का प्रयोग, जो एक केस स्टडी है, वो देखते हैं। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है। एक चिंपैंजी गोआ को मानव शिशु डोनाल्ड के साथ पाला गया। मतलब दोनों को एकदम एक जैसा वातावरण, एक जैसा नर्चर दिया गया। इसके बावजूद गोआ इंसानों की तरह बोलना नहीं सीख सकी। ये दिखाता है कि वंशानुक्रम यानी नेचर की अपनी सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो नेचर और नर्चर समझ आ गया। अब चलो विकास की प्रक्रिया में 2 और महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं, परिपक्वता और अधिगम। जरूर। समझेंगे और जानेंगे कि विकास इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे है। स्क्रीन पे एक वेन डायग्राम है जो इसे बहुत अच्छे से समझा रहा है। हाँ, लेफ्ट सर्कल है परिपक्वता, मैच्योरिटी। ये आनुवंशिक ब्लूप्रिंट का खुलना है, मतलब ये चीजें समय के साथ अपने आप होते हैं। जैसे बच्चे का खिसकना, चलना या किशोरावस्था में दाढ़ी मूंछ आना, इनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और राइट सर्कल है अधिगम, लर्निंग। ये प्रयास और अनुभव से व्यवहार में आने वाला बदलाव है। बिल्कुल। जैसे लिखना, साइकिल चलाना, कोई भाषा सीखना, इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस अनिवार्य है। और जहां ये दोनों सर्कल मिलते हैं वो है विकास, डेवलपमेंट। इसीलिए नीचे फॉर्मूला दिया है, विकास इज इक्वल टू परिपक्वता गुणे अधिगम।
एक बच्चे में चलने की परिपक्वता आती है, फिर वो प्रैक्टिस करके बेहतर तरीके से दौड़ना सीखता है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इस प्रक्रिया को समझने के बाद अब हम जीवन के उन पड़ावों को देखेंगे जिनसे होकर विकास गुजरता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए। ये पेज हमें मानव जीवन की विभिन्न विकास अवस्थाओं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का एक टाइमलाइन व्यू देगा। हाँ, एक फ्लो चार्ट जैसा है जो जीवन के क्रम को दिखाता है। पहली अवस्था है गर्भाधान, प्रीनेटल, जो गर्भाधान से जन्म तक होती है। दूसरी है शैशवावस्था, इन्फेंसी। ये जन्म से 3 या 6 वर्ष तक होती है। अलग अलग थ्योरी में उम्र थोड़ी अलग हो सकती है। ठीक है। तीसरी है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व जो 3 से 6 वर्ष है और उत्तर जो 7 से 12 वर्ष है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 13 से 19 वर्ष। इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और 5वीं है वयस्कावस्था, एडोलेसेंट, जो 20 वर्ष के बाद शुरू होती है और जीवन भर चलती है। तो ये तो एक ओवरव्यू था। अब हम इनमें से पहली 2 अवस्थाओं को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है। इस पेज का फोकस जीवन की 2 शुरुआती अवस्थाओं, गर्भावस्था और शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं को समझना है। यहीं पर जीवन की नींव रखी जाती है। तो लेफ्ट में है गर्भावस्था, प्रीनेटल। इसे निर्माण की अवस्था कहते हैं। यहाँ भ्रूण में 3 मुख्य परतें बनती हैं। पहली है एक्टोडर्म, जिससे त्वचा और बाल बनते हैं। दूसरी है मेसोडर्म, जिससे मांसपेशियां बनती हैं। और तीसरी है एंडोडर्म, जिससे पाचन अंग बनते हैं। वाह। अब राइट में है शैशवावस्था, इन्फेंसी। वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल या आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था के 3 मुख्य गुण क्या हैं? पहला, आत्मप्रेम, नार्सिसिज्म। बच्चा खुद से बहुत प्यार करता है। दूसरा, दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी। और तीसरा, अनुकरण, इमिटेशन। बच्चा बड़ों की नकल करके ही सब कुछ सीखता है। चलिए अब शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस अवस्था में विकास कितनी तेजी से होता है। इस स्लाइड का मकसद शैशवावस्था के दौरान होने वाले तेज शारीरिक विकास को आंकड़ों, डेटा के माध्यम से समझना है। ये एक इन्फोग्राफिक है जो एक शिशु के शरीर में हो रहे बदलावों को दिखाता है। सबसे पहले मस्तिष्क, ब्रेन। जन्म के समय वजन सिर्फ 350 ग्राम, जो 6 वर्ष की उम्र तक 1260 ग्राम हो जाता है। ये वयस्क मस्तिष्क का 90% है। सोचिए कितनी तेजी से विकास होता है। अविश्वसनीय है। हृदय गति, हार्ट रेट का क्या? जन्म के समय 140 MOIM होती है, जो 6 वर्ष में 100 MOIM तक आ जाती है। मतलब धीरे धीरे स्थिर होती है। और वजन? 6 महीने में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। दांत, टीथ 6-7 महीने में आना शुरू होते हैं। और हड्डियां, बोन्स लगभग 270 होती हैं, जो बहुत कोमल और लचीली होती हैं। हाँ, तभी तो छोटे बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। शारीरिक विकास तो देख लिया, पर इस अवस्था में बच्चे का मन और उसके संवेग, इमोशंस कैसे विकसित होते हैं? चलो अगले पेज पर जानते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पेज पर हम शैशवावस्था के दौरान बच्चे के भावनात्मक, इमोशनल और सामाजिक, सोशल विकास को समझेंगे। लेफ्ट साइड में एक पेड़ जैसी आकृति है जो संवेगों के विकास को दिखाती है। जन्म के समय सिर्फ उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है। हाँ, बच्चा सिर्फ बेचैन होता है। फिर 3 महीने में 2 भाव आते हैं, आनंद, जॉय और कष्ट, डिस्ट्रेस। और फिर 6 महीने में क्रोध, एंगर, घृणा, डिस्गस्ट और भय, फियर भी आ जाते हैं। 12 महीने में स्नेह, अफेक्शन और उल्लास, इलेशन। और 2 वर्ष तक ईर्ष्या, जेलसी के साथ लगभग सभी बेसिक संवेग विकसित हो जाते हैं। अब राइट साइड में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स देखते हैं। 2 महीने में बच्चा सामाजिक मुस्कान, सोशल स्माइल देना सीखता है, मतलब देखकर मुस्कुराना। 3 महीने में माँ को पहचानने लगता है। और 2 साल तक तो घर के छोटे-मोटे कार्यों में सहयोग भी करने लगता है। शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था। चलो देखते हैं कि खिलौनों से स्कूल तक का ये सफर कैसा होता है। चलिए। इस पेज पर हम बाल्यावस्था के 2 प्रमुख चरणों, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं को जानेंगे। हाँ, ये दोनों चरण एक दूसरे से काफी अलग हैं। लेफ्ट में है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो 3 से 6 वर्ष तक होती है। इसका दूसरा नाम है खिलौनों की आयु, टॉय एज। बिल्कुल। इसकी विशेषताएं हैं जिज्ञासा, बच्चे बहुत क्यों पूछते हैं, अनुकरण, इमिटेशन और भाषा का बहुत तेजी से विकास।
और राइट में है उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 7 से 12 वर्ष। इसके कई नाम हैं, जैसे गिरोह अवस्था, गैंग एज या स्कूल आयु। बच्चे दोस्त बनाना और ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हाँ, इसीलिए इसे गैंग एज कहते हैं। इसकी और क्या विशेषताएं हैं? ये थोड़ी उत्पाती अवस्था होती है। मित्रों द्वारा स्वीकृति मिलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बच्चों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास होता है। बाल्यावस्था के बाद जीवन का सबसे तूफानी दौर आता है, किशोरावस्था। चलो अगले पेज पर इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये बहुत ही परिवर्तनकारी अवस्था है। इस स्लाइड में हम किशोरावस्था, अडोलेसेंस की जटिलताओं, चुनौतियों और विशेषताओं को समझेंगे। इस अवस्था को जीवन का वसंत भी कहते हैं और तूफान भी। दोनों ही बातें सच हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक्सन के अनुसार इस उम्र में किशोर मैं कौन हूं इस सवाल से जूझते हैं। इमेज में जो टूटा हुआ शीशा है वो इसी संकट को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और स्टेनले हॉल ने तो इस अवस्था को तनाव और तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल कहा है। बिल्कुल। इसकी अन्य विशेषताएं हैं वीर पूजा, हीरो वर्शिप, मतलब किसी को अपना आइडल मान लेना, अवास्तविकता और दिवास्वप्न, डे ड्रीमिंग, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और समूह के प्रति वफादारी, लॉयल्टी टू ग्रुप। हर अवस्था में समाज हमसे कुछ उम्मीदें रखता है। किशोरावस्था में ये उम्मीदें क्या होती हैं? चलो इसे अगले पेज पर समझते हैं। ये हैविंग हर्ट्स का कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेज पे हम विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंटल टास्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसे हैविंग हर्स्ट ने दिया था। विकासात्मक कार्य का मतलब बहुत सरल है। ये वो काम है जो समाज किसी विशेष आयु में व्यक्ति से सीखने की अपेक्षा करता है और इन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने पर खुशी मिलती है ना? हाँ, और असफलता पर निराशा होती है। तो बाल्यावस्था के कार्य हैं शारीरिक कौशल, जैसे खेल सीखना, हम उम्र साथियों के साथ घुलना मिलना और सही गलत का भेद सीखना। और किशोरावस्था के कार्य क्या है? ये ज्यादा जटिल हैं, जैसे भावनात्मक स्वतंत्रता पाना, मतलब माता पिता पर निर्भरता कम करना, व्यवसाय का चयन करना, सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकारना और विवाह और परिवार के लिए तैयारी करना। हमने लगभग पूरी यात्रा कवर कर ली है। अब समय है एक निष्कर्ष पे पहुंचने का। चलो आखिरी स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। यहाँ हम पूरे विषय को संक्षिप्त में समझेंगे और ये जानेंगे कि इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है। इमेज में फिर से वही पेड़ है जो अब पूरी तरह से विकसित और फलों से लदा हुआ है। ये जीवन की परिपूर्णता का प्रतीक है। तो वयस्क अवस्था, अडल्टहुड, जिम्मेदारियों और उपलब्धियों का समय है। और वृद्धावस्था, ओल्ड एज में शारीरिक ह्रास, डिक्लाइन होता है, लेकिन साथ ही जीवन के प्रति चिंतन भी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो नीचे लिखी है, विकास का ये ज्ञान, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या संवेगात्मक, ये शिक्षकों और माता पिता को बच्चे की जरूरतों को समझने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करता है। बिल्कुल। यही इस पूरे चैप्टर का सार है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आज हमने मानव विकास की पूरी यात्रा को समझा। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। अब मैं चाहूंगी कि आप सब इस पर विचार करें। क्या तकनीक जैसे कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आज के बच्चों के विकास के इन पारंपरिक सिद्धांतों और अवस्थाओं को किसी तरह से बदल रही है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर सोचिएगा। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।